नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। शिक्षा संस्थान के संचालक को लगाई थी चप्पट। 2 फ्लैट देने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगी। मुख्य सचिव के खाते से साइबर ठगों ने 3 बार में उड़ाए करीब 92,000 रुपए। ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, 2 की मौत। रंग पेंट का काम करते थे, रात को काम से लौटते समय हुआ हादसा। फायरिंग मामले में रिटायर आईएएस गिरफ्तार। बदमाश बेचे तोड़फोड़ मारपीट, मर्डर के लिए करवाई फायरिंग। पर्वतसर से पकड़ा गया। भीलवाड़ा में इनोवेशन, केले और समुद्री पौधों के फाइबर से बनाया धागा। इसकी विदेश में है मांग। 25% ज्यादा दाम पर हो रहा है निर्यात। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना बारिंग रोड स्थित धीरज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के प्रथम और दूसरे तल्ले पर 2 फ्लैट देने के नाम पर शिक्षा संस्थान के संचालक मनीष के पिता बीडी सिंह से 2 करोड़ की ठगी करने वाले जालसाज अनिल कुमार सिंह को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट निकाला था। 2 साल पहले ही कंकड़ बाग में रहने वाले बीडी सिंह ने अनिल को 2 करोड़ की रकम दी थी। उन्हें न फ्लैट मिला और न ही रकम वापस की गई। उसके बाद बीडी सिंह ने एसकेपुरी थाने में केस दर्ज कराया। दर्ज केस में बीडी सिंह ने कहा था कि विभिन्न बैंक खातों से अनिल को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। रकम लेने के बाद भी अनिल ने निबंधन करने या रकम लौटाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने प्राथमिकी के आधार पर संज्ञान लेते हुए गैर जमानती वारंट निर्गत कराते हुए अनिल को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। न्यायालय का आदेश मिलने के बाद एसकेपुरी थाने की पुलिस अनिल को गिरफ्तार करने में जुट गई थी। थानेदार धीरज कुमार ने बताया कि अनिल पहले भी बोरिंग रोड के धीरज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को दिखाकर कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पटना के साइबर अपराधियों ने बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के खाते में ही सेंध लगाकर 91,740 रुपये उड़ा लिए। साइबर अपराधियों ने 2 नंबरों से उनके 2 मोबाइल नंबरों पर 23 अक्टूबर को दिन के 11:15 बजे फोन किया। फोन करने वाले साइबर अपराधी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आपका खाता है उसका केवाईसी अपडेट नहीं है। यही नहीं, शातिरों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराने से खाता ब्लॉक करने की भी बात कही। मुख्य सचिव को जब कुछ गड़बड़ लगा तो उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद मुख्य सचिव के खाते से 3 बार में रकम निकाली गई। पहली बार में 19,999, दूसरी बार में 51,990 और तीसरी बार में 19,751 रुपये की निकासी हो गई। इतनी रकम निकलने के बाद फिर उनके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया। उसके बाद मुख्य सचिव ने ईआईओ में केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज होने के बाद ईआईओ के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निकाले गए पैसे से अमेजॉन और मोबीक्लिक्स के खरीदारी की गई। ऑनलाइन शॉपिंग सूत्रों के अनुसार बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी के खाते से 19,740 रुपये की रकम निकल जाने की जांच शुरू हुई है। 51,740 की अमेजन से खरीदी की गई, जबकि 40,000 मोबीक्विक से। ईओयू ने थोड़ी देर बाद ही मोबीक्विक से बात की और 40,000 की डिलीवरी रुकवा दी। उस वक्त तक सामान की डिलीवरी नहीं हुई थी। वहीं अमेजॉन से हुई डिलीवरी की जांच करने में ईओयू जुटी हुई है। जामताड़ा और राजस्थान गिरोह के शामिल होने की इसमें आशंका है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से कोई भी अधिकारी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव के खाते में सेंध लगाने वाले साइबर अपराधी जामताड़ा और राजस्थान गिरोह के हो सकते हैं। हालांकि कोई भी अधिकारी फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि करने से बच रहे हैं। अमेज़न या मोबीक्विक से ऑनलाइन शॉपिंग बिना ओटीपी दिए संभव नहीं है। ऐसे में मुख्य सचिव के खाते से बिना ओटीपी के कैसे ऑनलाइन शॉपिंग की गई, ये एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वॉलेट बनता है, जहां वेरिफिकेशन के लिए भी ओटीपी चाहिए होता है। ऐसे में आखिर कैसे सब कुछ संभव हुआ? अलवर के एनईबी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार रात सूर्यनगर के पास ट्रक ने बाइक को कड़ी टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। लक्ष्मणगढ़ इलाके के खोगांव निवासी हाल अलवर के बेला का निवासी भागचंद रघुनाथ और संजय मदनलाल अलवर में रंग पेंट का काम करते थे। दोनों मंगलवार रात को काम करके 8 बजे बाइक से घर बेला का जा रहे थे। सूर्यनगर के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। भागचंद की तो मौके पर ही मौत हो गई। संजय ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बुधवार सुबह दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मृतक बेला का गांव के हैं। भागचंद के 2 बेटे हैं, वही संजय के 3 बेटियां हैं। रात को ही इन परिवारों में कोहराम मच गया। त्योहार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। नागौर जिले के पिलवा थाना इलाके के पी रघुनाथपुरा क्षेत्र में 21 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी, जिसमें बुधवार यानी कि आज सुबह पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने मामले में एक रिटायर्ड आईएएस को परबतसर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हरियाणा गुड़गांव हाल पिलवाहा रोहिता सिंह कृषि फार्म हाउस रहने वाले रोहिता सिंह पुत्र शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने गुंडे भेजकर तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करवाई थी, जिसमें एक महिला को गोली लग गई थी। इस फायरिंग में पिलवा, चितावा, परबतसर और क्यूआरटी टीम की संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी। एएसपी चौधरी ने बताया कि बदमाशों की तलाश में गठित की गई पुलिस टीमें हरियाणा के लिए रवाना होगी। ये प्रकरण से जुड़े लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है। घायल महिला का अजमेर के जय एलएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर स्थित 82 बीघा जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ आंकी जा रही है। शनिवार को पीड़ित परिवार के विजेंद्र सतवीर सिंह ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उनकी खातेदारी भूमि खरसरा पीह में स्थित है। पड़ोसी रोहिता सिंह, राहुल, राजेंद्र, विजयपाल वगैरह पिछले 6 महीने से परिवार वालों को गोलियां चलाकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यह सभी लोग कातिलाना हमला करने की नीयत से योजना बना रहे थे। अजय सिंह यादव ने वारदात से पहले पूरी रेकी की थी। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ हथियारों से लैस होकर पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया। घटना में मां कृष्णा देवी को गोली लग गई थी, जिसका अजमेर के राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बदमाशों ने 7 साल के बच्चे विजय की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी थी और सभी को बाहर निकलने के लिए कहा था। जैसे ही मां कृष्णा बाहर निकली तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। बदमाशों मकान में रखी नकदी और जवेरात भी लूट लिए और वहां से भाग गए थे। फिलहाल पुलिस ने अब तक एक भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि मामले में पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान की जा चुकी है। जल्दी सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा पुलिस की एक टीम भेजी गई है। उम्मीद है कि सभी आरोपियों को जल्दी ही सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। रुई के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के भीलवाड़ा के स्पिनिंग मिलों ने इसका विकल्प तलाश लिया है। मिलों ने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए नई फाइबर विकसित कर उससे मिश्रित यान बना लिया है। स्थानीय टेक्सटाइल मिल अब केला और हेम्प, जो कि गांधी का पौधा है, वो और समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पौधे इकोवेरा और एल्गी के पौधे को रॉ मटेरियल धागा बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बने धागे को कॉटन यार्न के साथ मिक्स किया जाता है। इन मिलों ने यह काम प्रयोग के तौर पर शुरू भी कर दिया था, जिसमें वे सफल रही।
अब यह मिश्रित यान निर्यात किया जाने लगा है। यह मिश्रित धागा फैशन गारमेंट में इस्तेमाल होता है। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक अच्छी बात यह है कि फैशन गारमेंट में इस्तेमाल होने से यह धागा साधारण यान के मुकाबले 20% से 25% अधिक कीमत में बांग्लादेश, तुर्की समेत कई देशों में निर्यात हो रहा है। कैजुअल वियर, स्पोर्ट वियर, शर्ट, बिजनेस सूट, शॉक्स, बैड, लिनिन आदि में इस्तेमाल हो रहा है। इसकी खासियत यह है कि कॉटन के साथ मिक्स करने के बने मिश्रित यान में ज्यादा अंतर नहीं है। एमसीसीआई के महासचिव आर.के. जैन ने कहा कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अब R&D से कई तरह के अपरंपरागत फाइबर का उपयोग कर नई नई किस्म के यान बनाने लगी है। इस बार कॉटन के भाव में उतार चढ़ाव देख मिश्रित धागे बनाकर नवाचार कर रही है। भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पिनिंग में बहुत आगे है। यहाँ पर सालाना 4 लाख टन यान का उत्पादन होता है। इनमें से करीब 2 लाख टन यान निर्यात किया जाता है। एक्सपोर्ट होने वाले यान की कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। यहाँ का यान दुनिया में 60 से ज्यादा देशों में निर्यात होता है। वहां पर इसकी खासी डिमांड है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। कानपुर आउटर के शिवराजपुर में एक दलित नाबालिग से गांव के दबंग ने खेत में दबोचकर दुष्कर्म किया। इसके बाद मौके से भाग निकला। मामले की जानकारी किशोरी ने परिजनों को दी तो उन्होंने शिवराजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी। आरोपी की थानेदार ने रिपोर्ट लिखने के बजाय पीड़िता को ही थाने में बिठा लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, समझौता के दबाव बनाया। देर रात मामला अफसरों तक पहुंचा। उनके दबाव पर एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता का आरोप है कि मंगलवार सुबह वह खेत की ओर गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के अवनीश ने सन्नाटे का फायदा उठाते हुए जबरन दबोच लिया, दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने घर पहुंचकर माता पिता को मामले की जानकारी दी। आरोप है कि थाना प्रभारी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही लांछन लगाते हुए पूछताछ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, थाने में घंटों बिठा कर रखा। आरोपी के रसूखदार होने के चलते पीड़ित से समझौते का दबाव बनाया। शाम तक मामले की जानकारी सोशल मीडिया से एसपी आउटर तेज स्वरूप सिंह, एडीजी भानु भास्कर समेत अन्य अफसरों को होने पर उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। थाना प्रभारी को फटकार लगाई, तब जाकर मामले में रिपोर्ट दर्ज हो सकी। एसपी आउटर तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी अवनीश के खिलाफ रेप, पॉक्सो एक्ट, एसटी/एसटी एक्ट और मारपीट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही है।
पीड़ित बच्ची को बुधवार को मेडिकल कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने थानेदार पर आरोप लगाया है कि दोपहर को तहरीर दी और देर रात तक एफआईआर दर्ज की है। थाने में घंटों बैठा रखा। इन सभी आरोपों की जांच की जा रही है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला अंसारी में पति ने गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर मकान के गैलरी में स्टॉक के छत पर फेंक दिया। रिजवान के पिता बिलाल ने 112 पुलिस को सूचना दी, तब घटना का खुलासा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की सूचना पर सीओ मीरगंज राजकुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। मंगलवार की शाम कस्बे के मोहल्ला अंसारी वार्ड नंबर 8 कादरी मस्जिद के पास पति रिजवान ने दुपट्टे से गला दबाकर गर्भवती पत्नी जैनब, जो कि 21 साल की है, उसकी हत्या कर दी। हत्या कर रिजवान घर से फरार हो गया। ससुर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गली के ऊपर बने स्टोर रूम से शव को नीचे उतारा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिजवान ने मोहल्ले के ही जैनब से 7-8 माह पहले प्रेम विवाह किया था। मृतक के पिता शब्बीर अहमद ने ससुर बिलाल, दामाद रिजवान, ननद जिन्नत, नंदोय अब्दुल पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। ससुराली पक्ष के लोगों दहेज से संतुष्ट नहीं थे और दहेज में एक मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इसके बाद उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं माने। मंगलवार की शाम 7 बजे दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। पिता ने बताया कि मेरी पुत्री गर्भवती थी। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि पति ने ही पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फरीदाबाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 27 अक्टूबर को सेक्टर 12 HSVP के मैदान में होने वाली जन उत्थान रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूरे शहर को पार्टी के बैनर और झंडे लगाए जा रहे हैं। इस रैली में फरीदाबाद के 9 विधानसभा क्षेत्र समेत आसपास के जिलों से भी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। रैली के संयोजक एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि रैली में कितनी भीड़ आएगी, रैली के दिन खुद ही इसका अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि यह रैली अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी। वह मंगलवार को सेक्टर 11 स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रैली सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी विधायक और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। हर एक बूथ से कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 40 मिनट की प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुणगान करते रहे। शहर की समस्याओं खासकर सीवर, ओवरफ्लो, सफाई और सड़कों पर हुए गड्ढों का जवाब देने से बचते रहे। सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में शहर का जितना विकास हुआ उतना 40 वर्षों में भी नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जन उत्थान रैली को गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री एवं हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव, भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़, मंत्री अनिल विज समेत अन्य मंत्री रेल मंत्री को संबोधित करेंगे। जन उत्थान रैली में फरीदाबाद को क्या सौगात मिलने वाली है, इस सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 8 साल में मोदी और मनोहर लाल ने शहर को बहुत कुछ दिया है, अब मांगने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा आदि के बारे में जानकारी ली। मंत्रियों ने रैली स्तर पर VIP स्टेज, मीडिया गैलरी, सांस्कृतिक टीमें, महिलाओं तथा पुरुषों के उचित बैठने के स्थानों के निर्धारण, रैली में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए की जा रही व्यवस्था को देखा। उन्होंने कहा कि जिस भी अधिकारी को जहां दायित्व सौंपा है वह निर्धारित समय में काम पूरा करना सुनिश्चित करे। गृह मंत्री ने आगमन को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उनके अनुरूप सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद और मुस्तैद रहे। इस मौके पर विधायक सीमा तिखड़ा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नायर, नयनपाल रावत, पलवल विधायक दीपक मंगला, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव
अजय गौड़, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा चंडीगढ़ मुख्यालय से प्रशासनिक अधिकारी महावीर प्रसाद समेत अन्य अधिकारी खास तौर पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ की मौली झागरा थाना पुलिस ने एक 58 साल की महिला समेत 4 लोगों को बिहार के रहने वाले एक युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जिस युवक की किडनैपिंग कर हत्या की गई थी वह पकड़ी गई महिला की शादीशुदा बेटी के साथ रिलेशनशिप में था। वहीं गिरफ्तार महिला का दामाद अभी तक फरार है। पकड़े गए आरोपियों में कमलेश देवी, राज बहादुर, अमरनाथ और संजय शामिल है। कमलेश का दामाद नेमपाल भागा हुआ है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। मामले में 23 वर्षीय युवक धनंजय को किडनैप कर उसकी हत्या का आरोप इन 5 पर लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक कमलेश की शादीशुदा बेटी शालू के साथ रिलेशनशिप में था। वह पिछले 3 महीने से शालू के साथ मौली गांव में रहता था। इसी के चलते उन्होंने धनंजय को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि धनंजय को 19 सितंबर को किडनैप कर उसकी हत्या की गई थी। बीते 23 अक्टूबर को उसकी सड़ी हालत में लाश मोरनी के जंगल इलाके में सुनसान जगह पे मिली। मामले में गवाह शालू के बयान पर CRPC 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए थे। शालू अपने पति की जगह धनंजय के साथ रहने लगी थी। उसके और नेमपाल के 4 बच्चे हैं। शालू ने धनंजय की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई थी। वहीं गुमशुदगी की जानकारी पाकर धनंजय का बड़ा भाई रंजय कुमार बिहार से 17 अक्टूबर को आया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शालू ने रंजय को अपने और धनंजय के रिश्ते और इसको लेकर परिवार एवं रिश्तेदारों के विरोध के बारे में बताया था। वहीं उसने कहा था कि उसने कमलेश, नेमपाल और 3 अन्यों को मौली जागरा में उसके घर घुसकर धनंजय की बुरी तरह पिटाई करते हुए देखा था। इसके बाद वह उसे ऑटो में डाल ले गए थे। इसके बाद जब उसने धनंजय के बारे में नेमपाल से पूछा तो उसने कहा कि उसे बिहार की ट्रेन चढ़ा दी गई है और आगे से वह उसे संपर्क नहीं करेगा। पुलिस मामले में संबंधित ऑटो रिक्शा बरामद कर चुकी है। शालू का पति कथित रूप से शराब पीने का आदी बताया जा रहा है और उसकी पिटाई करता था। ऐसे में शालू उससे अलग होना चाहती थी। धनंजय उसे अच्छा आदमी लगा था जो उसके बच्चों की भी देखभाल करता था। उसने शालू और बच्चों के लिए बैंक खाता भी खोल रखा था। धनंजय के साथ शालू के रिश्ते की जानकारी पाकर उसके पति और मां एवं अन्यों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सोशल मीडिया पर शौर्य गुप्त नामक व्यक्ति ने चंडीगढ़ पुलिस की पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि PCR जिप्सी में बिना सीट बेल्ट पहनकर ड्राइविंग करते हुए पुलिसकर्मी का 2 सेकंड का वीडियो शेयर किया था। इनमें उन्होंने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने पूछा है कि क्या PCR के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं है? अगर नहीं है तो सरकार क्यों आम लोगों से सीट बेल्ट पहनने की उम्मीद करती है? अगर PCR के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी है तो उनका चालान क्यों नहीं होता है? आपको बता दें कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट कैमरों और सोशल मीडिया पर पहुंच रही ट्रैफिक नियमों की उल्लंघनाओं की तस्वीरों और वीडियो से लाखों के चालान जनरेट कर रही है। वहीं लोगों के स्मार्ट कैमरों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस मुलाजिम भी कैद होने लगे हैं। हालांकि पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करते हुए उन्हें कैमरे में कैद करने की हिम्मत कुछ ही लोग दिखा पाते हैं। सोशल मीडिया पर इस PCR की लोकेशन भी अपलोड की गई है। बताया गया है कि 22 अक्टूबर को सेक्टर 15/16 लाइट पॉइंट पर 20:22 पर यह PCR गुजर रही थी। इस पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वहीं इस पोस्ट को शहर की सांसद किरण खैर तथा चंडीगढ़ नगर निगम को भी टैग किया गया है। इस पोस्ट पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने PCR गाड़ी की RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर भेजने को कहा ताकि कार्रवाई की जा सके। इस पर शौर्य गुप्ता ने पुलिस को कहा कि वह टाइम और जगह बता चुके हैं। इस PCR को ट्रैक किया जा सकता है। वहीं जिस जगह पर वीडियो ली गई वहां पर कैमरे भी है। वहीं शौर्य ने स्पॉट का गूगल मैप भी पुलिस के साथ शेयर किया है। इस पर एक समाज सेवी लिखमाराम बुदानिया ने कहा है कि रूल्स सिर्फ पब्लिक के लिए है
अमित शर्मा नामक व्यक्ति ने इस पर कमेंट किया है कि जब पुलिस बाकियों का ऑनलाइन चालान करती है तो आरसी नहीं पूछी जाती, वहीं जब खुद के पुलिस कर्मी उल्लंघन करते हैं तो आरसी पूछी जाती है। आपको बता दें कि दिवाली पर चंडीगढ़ पुलिस का एक मुलाजिम सरकारी बुलेट पर सिविल कपड़ों में एक महिला को पीछे से बिना हेलमेट बिठाकर कैमरे में कैद हुआ था। कॉलोनी के नंबर 4 लाइट पॉइंट पर दिन के समय उसकी फोटो किसी ने खींचकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी और उसका चालान भी जारी हुआ था। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।